ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जिया के साथ, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो अपनी बेटी शाओ की रोने की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम ये क्या करने जा रही हो। तो शाओ कहने लगती है कि मम्मी मुझे एक डैडी चाहिए और अब मैं ऐसे और अकेले नहीं रहना चाहती हूँ, तो अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो फिर जिया मान जाती है कि ठीक है, तुम इतना ज़्यादा जिद कर रही हो कि मुझे मानना ही पड़ेगा। फिर शाओ कहने लगती है कि मम्मी अब आप जल्दी से रेडी होने जाओ। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जो हमारा मेल लीड है। उसका असिस्टेंट अभी उसे एक जगह पे लाया होता है और बताता है कि वो जेड पेंडेंट वाली लड़की यहीं कहीं रहती है, तो मैं बॉस पता करके आता हूँ। फिर हान खुश होने लगता है कि फाइनली 6 साल बाद अब मुझे वो लड़की मिलने वाली है। फिर वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हान को किसी ने ड्रग दिया होता है और तभी वो एक वेट्रेस के साथ फोर्सली नाइट स्पेंड करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो कि कोई और नहीं जिया होती है। और वो अभी प्रेजेंट में उसी का जेड पेंडेंट देखकर सोच रही होती है कि शाओ को अब डैडी चाहिए, लेकिन आखिर में कहाँ से वो 6 साल पहले वाले उस पर्सन को ढूंढ के लाऊं। फिर इतने में शाओ की आवाज़ आने लगती है और वो जिया से कहती है कि मम्मी अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। फिर जिया जैसे ही अपना ड्रेस चेंज करने जाती है तो शाओ उसका जेड पेंडेंट चुपके से उठा लेती है और वो सोचने लगती है कि मेरी पिछली लाइफ में मम्मी ने इस जेड पेंडेंट की वजह से ही अपनी लाइफ ख़राब कर ली थी, लेकिन अब मैं उन्हें इतना ख़राब हस्बैंड मिलने नहीं दूंगी और अपने उस ख़राब डैडी से उन्हें बचाऊंगी और मम्मी के लिए एक अच्छा सा सीओ डैडी ढूंढूंगी। और फिर शाओ बाहर आकर उस जेड पेंडेंट को कहीं पे भी फेंक देती है और फिर अपनी मम्मी को आवाज़ देने लगती है कि आखिर आप कब बाहर आओगी। तो जिया भागते हुए बाहर आती है और अपने शूज़ भी ठीक से नहीं पहनी होती है और सोचती है कि पता नहीं इस बच्ची का गुस्सा किस पर गया हुआ है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर हान के असिस्टेंट को, जो कि जेड पेंडेंट का लोकेशन ही ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि जेड पेंडेंट कहाँ पर है, दिख नहीं रहा है। इतने में वो नीचे गिर जाता है और जेड पेंडेंट उसे मिल जाता है और फिर वो सोचता है कि पेंडेंट तो मिल गया, लेकिन वो लड़की कहाँ पर है। इतने में उसे सामने जिया नज़र आती है, तो फिर असिस्टेंट सोचता है कि लगता है यही वो लड़की है। पर इतने में शाओ वहाँ पर आकर जिया से कहती है कि मम्मी अब चलते हैं और वो उसे लेकर चली जाती है। तो फिर असिस्टेंट सोचता है कि अच्छा, तो इस लड़की के पास पहले से ही हस्बैंड है। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ जिया को कहीं रोड पर ले आती है, तो जिया पूछने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। तो शाओ बताती है कि मम्मी मैं यहाँ पर आपको आपकी सीईओ हस्बैंड से मिलवाने लाई हूँ। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारा सीईओ डैडी अब आसमान से यहाँ पर गिरने वाला है। तो शाओ बताने लगती है कि मम्मी सीईओ डैडी का यहाँ पर अभी एक्सीडेंट होने वाला है। तो ये सुनते के साथ ही जिया अपनी बेटी शाओ का मुंह बंद करने लगती है और कहती है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बोली हुई बातें सच जाती है। फिर इतने में यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और ये देखकर जिया कहती है कि देखा तुमने, तुम्हारी बोली हुई बात फिर से सच हो गई, देखो तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी। तो शाओ कहने लगती है कि मम्मी मैंने आपको बताई हूँ ना कि जो मेरी ये पावर है ये सिर्फ बुरे लोगों पे काम करती है, तो ये एक्सीडेंट तो रियल वाला हुआ है और अब आप देख क्या रही हो, जल्दी से मेरे फ्यूचर डैडी को बचाने चलो। फिर जिया भागकर उस भीड़ के पास जाती है जहाँ पर एक कार उल्टी हो चुकी थी, तो ये जल्दी से यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। फिर जिया देख लेती है कि कार में आग लगने वाली है, तो वो अपनी बेटी शाओ को पीछे दूर खड़े रहने बोलती है और फिर वो कार वाले बंदे से कहने लग जाती है कि मिस्टर तुम डरो मत, मैं तुम्हारी जान बचा लूँगी और तुम्हें रेस्क्यू करूँगी। और फिर जिया कार का डोर खोलने की कोशिश करती है पर खुलता ही नहीं है, पर फिर वो तेज़ी में कार का डोर को तोड़ देती है। तो फिर शाओ उसे चीयर करने लगती है कि मेरी मम्मी तो कितनी ज़्यादा कूल है। फिर यहाँ पर जिया उस बंदे को कार से बाहर निकालती है, जो कि कोई और नहीं हान होता है। जिया उसे कहती है कि मिस्टर बस थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लो, एम्बुलेंस अभी यहाँ पर आती होगी। तो हान कहने लगता है कि तुम कहीं देखी देखी सी लग रही हो मुझे। तो जिया उसे समझाती है कि ये कोई टाइम नहीं है लड़की से फ्लर्ट करने का, यहाँ पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारी जान जाने वाली है। फिर इसके बाद ये लोग हान को हॉस्पिटल ले आते हैं और उसे अभी भी होश नहीं आया होता है। उसे देखकर शाओ कहने लगती है कि मम्मी मुझे तो ये हैंडसम अंकल बहुत ही पसंद आए और ये मेरे डैडी बनने लायक है। तो फिर जिया कहने लगती है कि तुम इन्हें अपने डैडी नहीं बना सकती हो, तुम्हारे पास पहले से डैडी है। तो शाओ कहती है कि मम्मी आखिर अभी भी आप उसी पर्सन के बारे में क्यों सोच रही हो, वो चीटर तो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर जिया भी हान को देखकर कहने लगती है कि हाँ हैंडसम तो है ये। फिर इतने में हान को होश आ जाता है, तो शाओ उसे पकड़ के कहने लग जाती है कि फाइनली हैंडसम डैडी को होश आ गया। तो फिर जिया कहती है कि सॉरी मेरी बेटी कुछ भी कह रही है। फिर यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट के बारे में पूछने लग जाता है कि वो कहाँ पर है। इतने में शाओ सोचती है कि मम्मी तो खुद कुछ कर नहीं पाएंगी, मुझे इनकी हेल्प करना पड़ेगा। फिर वो कहती है कि डैडी मैं आपको अपने और मम्मी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मेरा नाम शाओ है और ये है मेरी मम्मी जिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा जेंटल, काइंड और ब्रेव है। तो यहाँ पर ये सुनकर हान तो जिया को चिल्लाने लगता है कि तुमने क्या अपनी बेटी को ऐसा कुछ सिखाई हो, ये किसी को भी बाहर डैडी कह रही है। इतने में यहाँ पर हान की चाइल्डहुड फ्रेंड लीन आ जाती है,
जो कि उसे देखकर खुश होने लगती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो हान जल्दी से अपना हाथ उसे छुड़ा लेता है और असिस्टेंट से पूछता है कि क्या हुआ था। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपका कार एक्सीडेंट हो गया था। इतने में लिन सोचने लगती है कि लगता है हान को कुछ याद ही नहीं है और इसे पता ही नहीं है कि इसे किसने बचाया। फिर ये एक्टिंग करते हुए हान से बताने लगती है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई हूँ। जब मैंने देखी कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया है तो फिर मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी। फिर ये सुनने के बाद हान को इस पर यकीन करना ही पड़ता है क्योंकि उसके असिस्टेंट ने तो देखा ही नहीं था। फिर वो जिया को चिल्लाता है कि अच्छा तो तुमने मुझे जानबूझ के यहाँ अप्रोच करी थी मुझे ठगने के लिए। तो जिया इसे चिल्लाती है कि तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है। फिर ये सब देखकर शाओ सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं सोची थी, इनके बीच में लड़ाई क्यों हो गई। फिर इतने में वो कहने लग जाती है कि आंटी आप झूठ मत बोलो, डैडी को आपने नहीं बल्कि मेरी मम्मी ने बचाई थी। तो लिन कहती है कि बच्ची तुम कौन हो और तुम्हें आखिर यहाँ पर किसने भेजा है ये सब एक्टिंग करने के लिए। तो फिर जिया से चिल्लाती है कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हो और हाँ तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मिस्टर की जान किसने बचाया है। तो लिन कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाली, और मैं सब समझ रही हूँ तुम यहाँ पर हान को सेड्यूस करने आई हो ना, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकती हो, मैं सू फैमिली की डॉटर हूँ और मैं हान की फियांसी हूँ। तो ये सुनते के साथ ही शाओ को गुस्सा आती है कि अच्छा तो ये आंटी मेरी मम्मी के हस्बैंड को उनसे चुराना चाहती है। फिर शाओ लिन को सबक सिखाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है कि आंटी अपना ख्याल रखना, कहीं आपका पैर ना फिसल जाए और आप गिर ना जाओ। फिर ये सुनकर लिन को गुस्सा आती है और वो शाओ को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ती है तो वो नीचे गिर जाती है। तो शाओ इसके ऊपर और हंसने लगती है और कहती है कि आंटी आप अपना मुंह बंद रख लो, नहीं तो अगर आप ऐसी और झूठ बोलोगी ना तो फिर आपकी ज़बान कट जाएगी। तो फिर सच में यही हो जाता है और फिर लिन कहती है कि हाँ तुम मुझ पर बिलीव रखो, ये लड़की कुछ भी कह रही है और मैं तुमसे सब सच कह रही हूँ। फिर यहाँ पर जियो को तो गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि मैं अब अपनी बेटी को यहाँ से लेके जा रही हूँ। इतने में शाओ जल्दी से हान को सीसीटीवी वाला वीडियो दिखाने लगती है और कहती है कि डैडी देख लो मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही हूँ, फिर इस वीडियो में साफ साफ दिख जाता है कि जिया ने हान की जान बचाई थी। तो फिर लिन कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ ना तो तुम मेरी बात सुनो। फिर यहाँ पर हान तो गुस्सा हो जाता है और लिन को चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है तो वो गुस्से में चली जाती है और फिर हान जिया को थैंक यू बोलने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई हो। और फिर वो एक चेक निकालता है और कहता है कि ये ब्लैंक चेक है, तुम इसमें कितना भी अमाउंट लिख कर ले लो। तो फिर शाओ तो खुश होने लगती है और फिर जिया जल्दी से हान से चेक लेकर कहती है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुमने पहले मुझे गलत समझे तो पहले उसके लिए माफ़ी मांगो। तो हान कहता है कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ, तो ठीक है फिर मेरे पैसे मुझे वापस कर दो ना। तो फिर जिया गुस्से में उसका चेक उसे रिटर्न करने लगती है और ज़ोर से पटकते हुए चिल्लाती है कि तुम्हारी जगह अगर कोई डॉग भी होता ना तो भी मैं उसकी जान बचाती। और लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रामास देख लियो जो ये चेक देखकर अपने आप को बहुत बड़ा बॉस समझ रहे हो। फिर जिया की ये बातें सुनकर तो असिस्टेंट को हंसी आ रही होती है और फिर जिया अपनी बेटी शाओ को यहाँ से लेके जाने लगती है कि हमें इसके पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। फिर शाओ सोचती है कि ये क्या चल रहा है, अगर किसी की जान बचाई जाए तो उसे अपने आप को उसे प्रॉमिस के तौर पे देना चाहिए। फिर हान को भी गलत लग रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है मैं बहुत ही गलत हूँ। तो फिर असिस्टेंट उसकी बुराई करने लग जाता है। तो हान कहता है कि जाओ अभी उस माँ बेटी को वापस लेकर आओ। फिर असिस्टेंट जल्दी से भागकर जिया और शाओ के पास आकर उन्हें रोकने लगता है। तो शाओ कहती है कि अब मेरी मम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बॉसी है। असिस्टेंट कहता है कि मैं अपने बॉस के बदले में आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे बॉस ऐसी है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उन्हें बिल्कुल भी लड़कियों से बात करना नहीं आता। तो जिया कहती है कि मुझे ये सब कहकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं अब वापस नहीं जाने वाली हूँ। तो असिस्टेंट मनाने लगता है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, मेरे बॉस आपसे पर्सनली माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो अगर आप वापस मेरे बॉस के पास नहीं चलेंगी तो फिर तो वो मेरी सैलरी कट कर देंगे। तो आप जानती है ना मैं तो वर्कर हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। फिर शाओ खुश होने लगती है कि ये तो स्टोरी का नया प्लॉट चल रहा है, लगता है अब सीओ डैडी मेरी मम्मी में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तभी जिया यहाँ पर अभी भी जाने के लिए मना कर रही होती है। तो शाओ जल्दी से गिरने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मम्मी मुझे जल्दी से डैडी के पास लेके चलो, मुझे वहाँ पे चल के डॉक्टर को दिखाना है। तो जिया कहती है कि तुम भी ना। फिर वो इसे लेकर यहाँ वापस से हान के वार्ड में आ जाती है और शाओ हान से कहती है कि डैडी अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप मम्मी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो मैं आपको एक मौका दे रही हूँ मेरी मम्मी को चेस करने का। फिर हान जिया से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, इसके लिए सॉरी। तो फिर ये सुनते के साथ ही असिस्टेंट सोचता है कि ये क्या, मेरे बॉस माफ़ी मांग रहे हैं, मैं ये सही सुन रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ। फिर जिया हान की माफ़ी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर अपनी बेटी शाओ से कहती है कि चलो अब हम लोग चलते हैं। तो हान इसे रोक कर कहता है कि मैं अभी यहाँ बीमार हूँ और मुझे केयर की ज़रूरत है, तो क्यों ना तुम मेरी केयर करो। तो शाओ ये सुनते के साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि वाओ ये स्टोरी का प्लॉट कितना अच्छा चल रहा है, फिर तो जल्दी से स्वीट लव स्टोरी चालू हो जाएगी। पर इतने में जिया हान को चिल्ला देती है और कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी केयर करूँगी।
तो शाह जल्दी से रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मम्मी मैं कितनी बेचारी हो ना, आप मुझसे डैडी को भी छीन रही है और आप अपनी जॉब से भी हाथ धो रही है। तो जिया शाह को चिल्लाने लगती है कि अब तुम बहुत ज़्यादा जिद करने लग गई हो। इतने में हान कहता है कि मिस जिया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हाई सैलरी 3000 दूंगा। ये सुनते के साथ ही जिया कहती है कि तुम कितने शेमलेस हो ना, जो 3000 को ज़्यादा कह रहे हो। सॉरी, मुझे तुम्हारी इतनी ज़्यादा 3000 सैलरी नहीं चाहिए। तो असिस्टेंट बताता है कि मिस जिया आप गलत समझ रही हैं। मेरे बॉस का मतलब है कि आपको 6 घंटे काम करना होगा और हर 1 घंटे के आपको 3000 मिलेंगे। तो ये सुनकर जिया कैलकुलेशन करने लगती है और खुश हो जाती है कि एक दिन में 6 घंटे काम करने पर वो उसे 18,000 दे रहा है। फिर हान जिया को फिर से इस बारे में कंसिडर करने बोल रहा होता है। तो जिया कहती है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं इतने ज़्यादा पैसे थोड़ी ना मिस करूँगी। फिर वो कहती है कि मेरा मतलब था कि अब मुझे तुम पे तरस आ रही है तो मैं तुम्हारी केयर करने के लिए तैयार हूँ। फिर हान ये सुनकर खुश होने लगता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो इतने से पैसे के लिए इतना ज़्यादा खुश हो रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपना पूरा ड्रेस ही चेंज करके यहाँ पर आई होती है और इसे ऐसे देखकर वो कहता है कि तुम ऐसे ड्रेसअप होकर क्यों आई हो। जिया बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मेडिसिन चेंज करने आई हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ ना, और देखो इससे अच्छा होता कि तुम नर्स को ही अपनी मेडिसिन चेंज करने के लिए बोल दे। तो फिर हान बताता है कि मुझे किसी लड़की को मुझे टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सुनकर जिया सोचती है कि आखिर ये कौन से टाइप का CEO है जिसे लड़कियों का टच करना नहीं पसंद। फिर इसके बाद जिया यहाँ पर हान को उसका शर्ट खोलने के लिए बोल दिए। तो वो पहले काफ़ी शाय हो रहा होता है, फिर वो खोल देता है और फिर जिया उसे मेडिसिन लगाने लग जाती है और फिर उसे ऐसे देखते हुए सोचती है कि वैसे वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तभी इतने में असिस्टेंट और शाओ दोनों ही मिलकर झाँक कर इन लोग को देख रहे होते हैं और शाओ भी खुश होने लग जाती है और असिस्टेंट भी। फिर जैसे ही वो लोग अंदर आ जाते हैं तो शाओ कहने लगती है कि मम्मी आप तो बहुत ज़्यादा औसम हो। फिर इतने में हान कहता है कि अब तुम लोग बाहर जाओ। और फिर इसके बाद हान अपने असिस्टेंट से उसी लड़की के बारे में पूछने लगता है कि उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी है। तो असिस्टेंट बताता है कि उस लड़की का नाम जिया है और वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रहती थी, पर फिर जब वो कॉलेज टाइम में अचानक से प्रेग्नेंट हो गई तो उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिए और फिर कॉलेज में भी सभी उसकी बेइज्जती कर रहे थे, तो वहाँ से भी वो ड्रॉप आउट हो गई। ये सोच कर के बाद में वो वापस अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगी, पर फिर अपनी बच्ची को पालने के चक्कर में वो वापस स्टडी कर ही नहीं पाई। तो ये सुनकर हान कहने लगता है कि आखिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे। फिर असिस्टेंट भी कहता है कि बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस जिया ही वो लड़की है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो हान कहता है कि अभी इस बारे में पता करना पड़ेगा और फिर वो पूछने लगता है कि वैसे अभी वो कहाँ पर गई हुई है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस मिस जिया ने कहा था कि उन्हें आज छुट्टी चाहिए रहेगी क्योंकि उन्हें अभी ब्लाइंड डेट के लिए जाना है। ये सुनते के साथ ही हान शॉक होता है और तुरंत ही उठ जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि कार रेडी करो, मैं भी वहीं पर जाऊँगा। दूसरी तरफ जिया अपने ब्लाइंड डेट को अपनी सिचुएशन बता रही होती है कि मैं सिंगल तो हूँ लेकिन मेरे पास एक बच्ची है पालने को और मेरे पास ना घर है ना कार है और मुझे पता है मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने आपको ये सब नहीं बताया होगा और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी ये सारी सिचुएशन देखकर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर जिया का ये ब्लाइंडेड मिस्टर लू से कहता है कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन एक्सेप्टेड है। तो ये सुनकर जिया शॉक होती है। तो फिर मिस्टर लू बताने लगता है कि मेरे पास 4 वाइफ है और मैं हर टाइप की वूमेन एक्सेप्ट कर सकता हूँ। फिर जिया के अडॉप्टिव पेरेंट जो कि छुप कर उसे देख रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं कि अब मिस्टर लू ने जिया के बदले में 50,000 दे देगा जिससे वो अपने बेटे के लिए घर खरीदेंगे। और फिर ये मिस्टर लू तो जिया का हाथ टच करने लग जाता है तो वो उसे चिल्लाती है कि वो ये ब्लाइंडेड नहीं एक्सेप्ट कर रही है। और फिर शाओ भी मिस्टर लू को चिल्लाने लगती है कि अंकल आप मेरी मम्मी के लायक नहीं हो। तो फिर ये मिस्टर लू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर शाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो शाओ फिर उसे कर्ज दे देती है और कहती है कि अंकल अभी आप नीचे गिरोगे और आपके मुंह पे लगेगा। और फिर वही चीज़ सच हो जाती है तो शाओ तो खुश होने लगती है और जिया से क्लियर करती है कि मिस्टर लू मैं आपको बता दूं कि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने मुझे आपके साथ ब्लाइंड डेट पर आने पर मजबूर करे थे। फिर इतने में यहाँ पर जिया के अडॉप्टिव पेरेंट्स आ जाते हैं और जिया से कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए उसे मिस्टर लू से शादी करनी पड़ेगी। पर जिया फिर भी नहीं मान रही होती है। तो ये मिस्टर लू जिया के अडॉप्टिव पेरेंट्स को चिल्लाने लगता है कि आप लोगों ने मुझसे एडवांस में 50,000 ले चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने मुझे मेरी वाइफ नहीं दिए तो फिर आप लोग को पैसे वापस करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि तुम जल्दी कार चलाओ। और फिर इतने में यहाँ पर जिया को उसके मॉम डैड पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, उसे मिस्टर लू से शादी करनी होगी। तो शाओ कहने लगती है कि प्लीज़ डैडी यहाँ पर मेरी मम्मी को बचाने के लिए आ जाओ। तो इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो जल्दी से इन लोगों को चिल्लाकर जिया का हाथ पकड़ के उसे अपने पास करता है। तो शाओ कहती है कि ये है मेरे हैंडसम डैडी और सिर्फ यही मेरी मम्मी के लायक है।
तो फिर जिया के अडॉप्टिव पेरेंट्स तो हान को देखकर खुश जाते और कहने लगते हैं तुम तो देखने में लग रहे हो बहुत ही अमीर हो। तो फिर अब तुमने सुन लिया ना कि अगर तुम्हें जिया से शादी करनी है तो उसके बदले में तुम्हें हमें ब्राइड प्राइस में पूरे 5 लाख देने होंगे, नहीं तो तुम जिया को यहाँ से नहीं ले जा सकते। तभी इतने में वो मिस्टर लू कहने लग जाता है कि मैंने तो ऑलरेडी पैसे दिया था, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। तो फिर जिया के अडॉप्टिव पेरेंट्स उसके 50,000 उसे वापस कर देते हैं और कहते हैं कि अब निकलो यहाँ से। तो फिर वो बहुत ही गुस्से में चला जाता है और फिर हान जिया की मॉम से कहने लगता है कि लगता है आप गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ पर जिया को रेस्क्यू करने नहीं आया हूँ बल्कि उससे अपना कर्जा लेने के लिए आया हूँ। जिया मेरे लिए काम करती है और उसने मेरे बहुत सारे पैसे लिए और अभी तक वापस नहीं करी है, तो मैं उससे अपने 50 मिलियन लेने के लिए आया हूँ। तो अब आप लोग जिया के पेरेंट्स हैं तो मुझे लगता है कि अब उसके बदले में आप ही लोग पैसे देंगे, है ना। तो फिर ये सुनते के साथ ही जिया के अडॉप्टिव पेरेंट्स डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है और अब से ये हमारी बेटी नहीं है, हम लोग इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और फिर जिया हान को थैंक्स बोलने लग जाती है कि उसने उसकी इतनी बड़ी हेल्प करा और तभी वो उसके सीने पे मार देती है जिसकी वजह से उसकी चोट फिर से दर्द देती है और फिर वो लोग को फिर से हॉस्पिटल आना पड़ता है और डॉक्टर जिया से कहता है कि अब उसकी चोट खुल गई है तो उसे हॉस्पिटल में और रहना पड़ेगा और जिया को उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। फिर जिया फिर से हान को थैंक यू और सॉरी दोनों बोल रही होती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जगह कोई कैट भी होती तो भी मैं उसकी हेल्प ज़रूर करता। फिर जिया ने जो हान के लिए सूप बनाकर लेकर आई थी वो उसे खुद ही पिलाने लगती है तो फिर वो चुपचाप पी रहा होता है और तभी इतने में असिस्टेंट और शाओ मिलकर दोनों ही झाँक देख रहे होते हैं और असिस्टेंट को बहुत ही शॉकिंग लग रहा होता है कि बॉस तो कभी सूप नहीं पीते तो आज उन्हें क्या हो गया। लगता है बॉस अब प्यार में पड़ चुके हैं। फिर शाओ भी खुश होने लगती है कि ये डैडी तो कितने कमाल के। फिर इसके बाद जिया हान को सुलाने के बाद उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है और तभी उसकी जेड रिंग देखकर वो सोचती है कि ये बिल्कुल वैसे कैसे जैसा उस पर्सन ने मुझे वो जेड पेंडेंट दिया था। फिर इसके बाद जिया घर आकर उस जेड पेंडेंट को ढूंढने लगती है और सोचती है कि मैंने यहीं पे तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चला गया। तभी शाओ इसे देखते हुए सोच रही होती है कि उसे मैंने तो फेंकी हूँ। फिर जिया कहती है कि वो तुम्हारे डैडी की निशानी थी, तुम मेरे पास से आओ और उसे ढूंढने में हेल्प करो। तो शाओ कहती है कि मम्मी गुम गया तो गुम गया, उसे भूल जाओ। वैसे भी उस चीटर के बारे में आप इतना क्यों सोच रही हैं जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आती। तो अब आप अपनी नई लाइफ के ऊपर ध्यान दो और भी लोगों को देखो जैसे कि अंकल हान कितने अच्छे हैं। तो फिर जिया कहने लग जाती है कि अंकल हान बहुत ज़्यादा अमीर है और वो तो हुओ ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट है, तो वो किसी अमीर लड़की से ही शादी करेंगे, तो तुम इस बारे में ऐसा मत सोचो, उनके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। पर शाओ तो खुश होने लग जाती है कि लगता है मम्मी भी अंकल हान में इंटरेस्टेड हो रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है और जिया उसे बता रही होती है कि अब उसकी नर्स वाली ड्यूटीज़ ख़त्म हो रही है और वो उसे भी थैंक यू बोल रही होती है कि उसने उसका अच्छा ख्याल रखा। और फिर वो यहाँ से जाने लगती है तो हान जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है। तो ये कहती है कि क्या आपको मुझसे कोई और भी काम है। तो ये बताने लगता है कि मुझे एक बेबी सीटर की ज़रूरत है। जिया पूछती है कि किस लिए। तो हान बताता है कि तुम बहुत ही अच्छा सूप बनाती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना पकाओ। तो जिया इस काम के लिए मना करने लग जाती है कि मुझे कोई भी नैनी और नर्स का काम नहीं करना है, मेरे खुद के करियर प्लान है। तो इतने में शाओ कहने लगती है कि मम्मी हमारा घर कितना छोटा है और वहाँ पर कॉकरोचेस भी है लेकिन मैं उनसे नहीं डरती हूँ, मुझे तो गुस्सा आती है उन लैंडलॉर्ड पे, वो अंकल आपको कितना परेशान करते हैं और जब देखो तक हमारे घर में आने की कोशिश करते हैं। और फिर वो जल्दी से इस बारे में हान को बताने लगती है कि वो अंकल मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हैं और मुझे तो उनसे बहुत ही डर लगने लग गया है। तो इस सुनते के साथ ही हान जल्दी से शाओ को उठा लेता है और जिया से कहने लगता है कि ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है, तुम मेरे लिए काम कर रही हो और आज ही तुम मेरे घर में शिफ्ट होंगी। तो फिर जिया कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, लेकिन मैंने बता दी ना कि मुझे नैनी की जॉब मेनली नहीं करनी है। तो कहता है कि ठीक है पार्ट टाइम कर लो, तुम बस 3 टाइम का मेरा खाना बना देना और बाकी तुम्हें जो करना है वो करना, बस तुम्हें ये करना है कि अब से तुम मेरे घर पे रहोगी और मैं तुम्हें हर दिन का 10,000 देने वाला हूँ। तो जिया सुनकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि 10,000 कुछ ज़्यादा सैलरी नहीं है एक दिन की। तो अस्टिन बताता है कि मेरे बॉस के पास पैसा ही तो है, उसके अलावा उनके पास और कुछ कहें, तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लो। फिर जिया भी सोचती है कि अब ये इतना अमीर बंदा उसे पैसे देने के लिए बोल ही रहा है तो पैसों के लिए उसे मना नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद वो हान के घर पे रहने के लिए आ जाती है और इतना बड़ा घर देखकर शॉक होती है। और फिर जिया तो खुश हो जाती है और हान से कहने लगती है कि बॉस अब मुझे बता दो कि किचन कहाँ पर है, मैं अब भी जाकर अपना कुकिंग का काम शुरू करती हूँ। और फिर जिया चली जाती है किचन में और हान यहाँ पर शॉ के साथ मिलकर बुक पढ़ रहा होता है। इतने में अस्टिन आकर बताने लगता है कि मिस जिया का जो वो ख़राब वाला लैंडलॉर्ड था उसके साथ उसने डील वगैरह कर लिया है और उसके मोबाइल में जो उसने जिया की सीक्रेटली फ़ोटोज़ ले लिया था उसे भी डिलीट कर दिया है। ये सुनकर हान को गुस्सा आती है कि उसने सीक्रेटली फ़ोटोज़ भी लिए, एक काम करो उसे शहर से डिसअपीयर कर दो। इतने में जिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो हान डर जाता है और देखने के लिए जाता है और जैसे वो किचन में आता है तो जिया जल्दी से उसे हक कर लेती है और फिर उसे दूर होकर सॉरी कहती है और बताती है कि मैं तुम्हारे लिए फ़िश बनाने वाली थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि फ़िश जिंदा है।
फिर हान अपने असिस्टेंट को बोलकर फिश को कट करने के लिए बोलता है और फिर उसके बाद जिया यहाँ कुकिंग करके ले आती है और हान से कहती है कि चलो आप मेरी बनाई हुई डिश टेस्ट करो। फिर जैसे वो टेस्ट करता है तो कहता है कि हाँ अच्छा है। तो फिर शाओ बताने लगती है कि अंकल मेरी मम्मी की कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तब आपको जो भी खाना रहेगा उन्हें बता देना, मम्मी आपके लिए बना देगी। फिर जिया सोचने लगती है कि इस बंदे से डील करना तो कितना ज़्यादा इजी है, इससे मैं बस रोज़ खाना पका के दूंगी और रोज़ की 10,000 लूँगी। और फिर शाओ भी खुश होने लगती है कि मम्मी अंकल हान को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर उनका दिल जीत लेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपने असिस्टेंट के साथ अपने ऑफिस में होता है और असिस्टेंट कह रहा होता है कि बॉस आप तो पहले कभी फिश वगैरह नहीं खाते थे, तो अब आपको क्या हो गया। इतने में हम देखते हैं कि लिन बाहर खड़े होकर इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है और तभी असिस्टेंट उस 6 साल पहले वाली लड़की के बारे में भी बात करने लगता है। तो ये सुनकर ही सोचती है कि ये कौन है। फिर वो अंदर आ जाती है और हान से बताने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। फिर असिस्टेंट उसका लंच देखकर कहता है कि इसमें तो फिश नहीं है, तो बॉस ये क्यों खाएंगे। तो लिन कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हान को फिश वगैरह खाना पसंद नहीं। तो असिस्टेंट बताता है कि वो आपको पता ही नहीं है, अब बॉस चेंज हो चुके हैं। फिर हान अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो और जिया को कॉल करके पूछो कि उसने अभी तक मेरा खाना क्यों नहीं लेकर आई। फिर हम देखते हैं कि जिया अपनी बेटी शाओ के साथ खाना लेकर निकल रही होती है, साथ ही में अपने डिज़ाइंस भी, क्योंकि उसे आज इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर यहाँ पर हम लिन को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए बोल रही होती है कि हान का असिस्टेंट आखिर कौन 6 साल पहले वाली लड़की को ढूंढ रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिया जैसी हान की कंपनी पहुँचती है तो वो रिसेप्शन पे बताने लगती है कि मुझे बॉस से मिलना है, मैं उन्हें यहाँ टिफ़िन देने के लिए आई हूँ। तो ये स्टाफ जिया को चिल्लाने लगते हैं कि तुम हो कौन जो प्रेसिडेंट से मिलना चाहती हो, ऐसे कोई भी प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकता है। फिर यहाँ पर इतनी देर हो जाती है तो हान भी सोचने लगता है कि जिया अभी तक आई क्यों नहीं। वो अपने असिस्टेंट को देखने जाने के लिए बोलता है और फिर कहता है कि चलो मैं भी साथ चलता हूँ। तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है कि बॉस तो कितना ज़्यादा प्यार में पड़ गए। और फिर हम देखते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ तो जिया को परेशान करने लग जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि वो आखिर है कौन जो यहाँ पर प्रेसिडेंट को लंच देने आई है। फिर वो लोग उसके ऊपर हाथ उठाने वाले होते हैं, पर तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और जल्दी से शाओ से बताने लग जाती है कि कैसे ये लोग उसकी मम्मी को बुली कर रहे थे और उसे लंच बॉक्स लाने के लिए भी नहीं दे रहे थे। फिर हान को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है और वो एम्प्लॉय को तो फायर कर देता है और फिर असिस्टेंट सभी को समझा देता है कि मिस जिया बॉस के लिए लंच बॉक्स लाया करेंगी तो कोई भी आगे से उन्हें ऐसे आने से रोक नहीं सकता है। फिर सभी लोग माफ़ी मांगते हैं और जिया का वेलकम करते हैं। फिर इसके बाद जिया भी हान के साथ उसकी एलिवेटर में जाने वाली होती है तो सभी एम्प्लॉयज़ ये भी बातें करने लगते हैं कि बॉस के साथ उनके एलिवेटर में जा रही है तो लगता है यही बॉस की वाइफ बनने वाली है। जिया ये सुनकर उन लोगों को एक्सप्लेन करने लगती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, पर फिर भी वो लोग वही बिलीव करते हैं कि नहीं यही सीईओ की वाइफ है, तभी तो उनके लिए खाना भी लेकर आई है। फिर जिया हान के ऑफिस आकर उसे लंच बॉक्स खोल के देती है और तभी यहाँ पर हान उसके डिज़ाइन देख लेता है और पूछता है कि क्या ये तुमने बनाई हो, ये तो कितने अच्छे डिज़ाइन है। फिर वो पूछता है कि तुम जो अपने करियर प्लान की बात कर रही थी वो ये था कि तुम ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहती हो। तो जिया हाँ बोलती है। तो फिर ये कहता है कि तो फिर तुम मेरी कंपनी में क्यों नहीं काम करती। ये सुनकर जिया कहती है कि बॉस आपकी कंपनी तो इतनी बड़ी है तो आप क्या मुझे अपनी कंपनी में काम करने देंगे। तो फिर हान कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसे टाइप का पर्सन हूँ जो जोक करूँगा। तो फिर जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे मेरी जॉब मिल गई और फिर वो शाओ को इस बारे में बताती है और खुश हो रही होती है। फिर हान अपने असिस्टेंट को बोलकर जिया को ज्वेलरी डिपार्टमेंट दिखाने के लिए बोल देता है और फिर हम देखते हैं कि जिया बहुत ही खुश होकर यहाँ पर उसके साथ जाती है देखने के लिए। असिस्टेंट बताता है कि लगता है सभी लोग लंच के लिए गए हुए हैं तो आप यहाँ वेट करो और फिर सभी को हेलो बोल देना। फिर जिया को यहाँ पर एक डिज़ाइन दिखता है जो कि वो पहचान जाती है कि ये तो मेरा डिज़ाइन है जो कि मैं पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी। फिर वो उसे आगे ड्रॉ करने लगती है। इतने में यहाँ पर एक एम्प्लॉई आकर जिया को चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये मेरा डिज़ाइन है, आखिर तुमने हाथ कैसे लगाई, तुम हो कौन। तो जिया बताती है कि मैं यहाँ की नई एम्प्लॉई हूँ और हाँ ये डिज़ाइन मेरी है तुम्हारी नहीं। तो जिया उसे चिल्लाने लगती है कि वो आखिर उसकी डिज़ाइन को चुराने के बाद उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही है। फिर वो बताती है कि मेरे पास इस डिज़ाइन की मैन्युस्क्रिप्ट भी है, कि असल में मेरी ही डिज़ाइन है। तो भी ये एम्प्लॉय मानने के लिए तैयार नहीं होती है और उसे भी पता लग जाता है कि उसने जो डिज़ाइन चुराई थी वो इसकी थी। फिर वो कहने लग जाती है कि नहीं उसने ही ये डिज़ाइन बनाई है। तभी मैनेजर भी यहाँ पर आता है। तो जैसे ही वो ये देखता है कि जिया ने इस डिज़ाइन को कितना अच्छे से कंप्लीट करी है तो वो उसके टैलेंट की तारीफ़ करने लगता है। पर ये एम्प्लॉयज़ तो जिद पर अड़ जाती है कि वो जिया को यहाँ से निकलवा के रहेगी क्योंकि उसने डिज़ाइन चोरी करी है। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर
हान के साथ बैठी होती है, पर उसे फिक्र होने लगती है कि मम्मी मुसीबत में है। फिर वो जल्दी से भागकर यहाँ पर आती है और इस लड़की को चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी मम्मी के ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो, जबकि चोर तो तुम खुद ही हो और तुमने मेरी मम्मी की ही नहीं बल्कि और भी लोगों के डिज़ाइन चुराई हो। और फिर इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है और उसके असिस्टेंट की मदद से ये प्रूव हो जाता है कि ये एम्प्लॉय सच में डिज़ाइन चोरी करी हुई थी। और फिर हान उसे यहाँ से फायर कर देता है। फिर जिया तो हान को थैंक यू बोलने लग जाती है कि उसने फिर से उसकी हेल्प किया। फिर यहाँ पर मैनेजर तो जिया की तारीफ करने लगता है कि उसकी डिज़ाइन सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उनके डिपार्टमेंट में अब एक टैलेंटेड पर्सन आई है। फिर सभी लोग जिया का वेलकम कर रहे होते हैं। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के टाइम पर हान खुद जिया के टेबल पर जाता है और देखता है कि वो सो रही है। फिर वो उसे उठाता है और दोनों ही साथ में कार से घर जाने लगते हैं और जिया बैठे बैठे ही सो जाती है, तो हान उसे अपने शोल्डर पर सोने देता है। और फिर जैसे ही जिया की नींद खुलने लगती है तो हान जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लग जाता है और फिर जिया स्टूडेंट से कहती है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, ऐसे कितना ऑकवर्ड है। फिर इसके बाद ये लोग घर जाते हैं और जिया दूध लेकर हान के स्टडी रूम में जाती है और कहती है कि ये थैंक यू के नाते आपने आज मेरी बहुत बड़ी हेल्प करे और मेरा नेम क्लियर करे, नहीं तो वो लड़की तो मेरे ऊपर डिज़ाइन का चोरी का इल्ज़ाम लगा चुकी होती। और फिर थैंक यू और गुड नाइट बोलकर वो सोने के लिए चली जाती है बहुत ही खुश होकर। तो हान भी उसको ऐसे देखकर खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर लेन को, उसके पास कंपनी की वही एम्प्लॉय होती है जिसे हान ने फायर कर दिया था। वो यहाँ पर उसे जिया के बारे में बता रही होती है कि कैसे हान उसे इतना ज़्यादा भाव दे रहा है और उसे अब अपनी नई शेफ़ बना के रखा हुआ है। लेन को ये जानकर बहुत ही गुस्सा आती है और ये कहती है कि मैं हान को इतने सालों से लाइक करती हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर वो किसी और के बारे में सोच रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये तुरंत ही कॉल करके जिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है कि आखिर वो है कौन। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपने कलीग के साथ जब ऑफिस से छुट्टी होने के बाद बाहर आती है तो वो देखती है कि बाहर उसके डैड और उसका भाई उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिया उन्हें देख कर कहती है कि आप लोगों ने तो मेरे साथ अपना रिश्ता कट कर लिया था ना, तो अब आप लोग क्यों आए। तो फिर ये दोनों बताने लगते हैं कि उसकी जो अडॉप्टिव मॉम है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो लास्ट बारी जिया को देखना चाहती है, तो ये लोग उसे ले जाने के लिए आए हैं। तो जिया इन लोग के साथ चलने के लिए मान जाती है और फिर जैसे वो यहाँ हॉस्पिटल में आती है तो उसकी मॉम यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है कि उनसे गलती हो गई है और वो साथ ही में जिया को टी पीने के लिए दे रही होती है, पर जिया नहीं पीती और वो ग्लास को तोड़ देती है और कहती है कि आप लोग मुझे ऐसे फूल नहीं बना सकते। तभी हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक में कि जिया की नकली फैमिली ने पहले उसकी टी में ड्रग मिलाने का सोचे थे, पर फिर ये लोग ने सोच लिए थे कि वो शक करेगी और तभी उसके भाई का आइडिया था कि क्यों ना हम लोग फ्लावर में ड्रग मिला दें और वो यहाँ पर अपने मॉम डैड को मेडिसिन दे देता है जिसकी वजह से ड्रग का उनके ऊपर असर नहीं होगा और वो समझा देता है कि कैसे भी करके जिया को बस 10 मिनट के लिए यहाँ पे रोक के रखना है, फिर उसका असर हो जाएगा। फिर यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं कि शाओ स्कूल से वापस यहाँ कंपनी पहुँचती है और पूछने लगती है कि मेरी मम्मी कहाँ पर है। तो फिर एम्प्लॉयज़ से बताते हैं कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई है। ये जानने के बाद शाओ को पता लग जाता है कि उसकी मॉम अब खतरे में होगी। वो तुरंत ही यहाँ पर हान को आकर बता देती है कि अंकल आपको जल्दी से मेरे साथ चलना होगा मेरी मम्मी को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जिया यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो उसके मॉम डैड उसे बातों में लेकर रोक रहे होते हैं, पर जिया इन लोगों की बातों में नहीं आना चाह रही होती है और वो जैसे यहाँ से जाने लगती है तो उसे चक्कर आता है। तो फिर उसके अडॉप्टिव मॉम डैड दोनों ही खुश हो जाते हैं कि इस ड्रग का असर तो कितनी जल्दी हो गया। फिर वो लोग उसे बताने लग जाते हैं कि उन लोगों ने कैसे उसे ड्रग दे दिए और उन लोगों ने उसे बेच चुके हैं। फिर यहाँ पर वो आदमी अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है जिया को यहाँ से ले जाने के लिए, पर इतने में जिया इन लोगों की आंखों में स्प्रे मारती है और फिर वो बारी बारी सभी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर सबक सिखाती है और कोई भी जिया से लड़ नहीं पाता है और ये उल्टा सभी को मार के नीचे गिरा देती है। फिर इसके बाद जब हान और शाओ यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि जिया ने तो अकेले ही सभी से फाइट कर ली। फिर इसके बाद पुलिस यहाँ पर आकर जिया के अडॉप्टिव पेरेंट्स और उस गुंडे को यहाँ से पकड़ कर लेकर जाते हैं और जिया को अपसेट देखकर हान और शाओ से समझाने लगते हैं कि उसे अपसेट नहीं होना चाहिए। तो जिया कहती है कि मैं अपसेट नहीं हूँ, उल्टा उन लोगों ने जो किए थे वो ये सब डिज़र्व करते हैं। और फिर जिया फिर से हान को थैंक यू कहने लग जाती है। तो कहता है कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो और आखिर मैं तुम्हें कैसे खतरे में देख सकता था। तभी इतने में जिया को वो टाइम याद आने लगता है जो 6 साल पहले वो लोग ने नाइट स्पेंड करे थे। वो सोचती है कि अचानक से मुझे ये क्यों याद आ रहा है। फिर उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है और ड्रग का असर चढ़ रहा होता है। तो हान जल्दी से जिया को लेकर यहाँ होटल रूम में आता है और वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो फिर इसका फ्रेंड बताता है कि मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और वैसे भी उसे किसी ने चाइनीज़ मेडिसिन दिया है ना, तो तू उसकी हेल्प कर सकता है।
फिर हान तो कॉल रख देता है और उसका फ्रेंड सोच रहा होता है कि इतने सालों तक वो किसी भी लड़की के क्लोज नहीं था, तो इससे उसकी मदद भी हो जाएगी और उसकी लाइफ में कोई लड़की भी आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर हान को किस करने लगती है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर वो उसे यहाँ बाथटब में ले आता है पानी से भिगाने के लिए। पर तभी वो फिर से उसे किस करने लग जाती है और हान को लगता है कि वो उसे कोई और ही पर्सन समझ रही है। तो इस बात पर वो गुस्सा होता है कि तुम अभी बिल्कुल होश में नहीं हो, और वो चला जाता है। फिर इसके बाद जिया रात में पानी पीने जाती है और वो सोचती है कि मैं बार बार वो 6 साल पहले वाले पर्सन को क्यों याद करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिस्टर हान ही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर हान वो चीटर नहीं हो सकते। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया हान के पास जाते ही उसे सॉरी कहने लगती है कल रात के लिए। तो हान का डॉक्टर फ्रेंड ये सुनकर कहता है कि कल रात क्या तुम दोनों ने नाइट स्पेंड करे। इस पर जिया शॉक होती है और फिर हान अपने फ्रेंड को चिल्लाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और वो जिया को जाने के लिए बोलता है। तो फिर इसका फ्रेंड कहने लगता है कि सच में तू कितना ज़्यादा जिद्दी है, तूने कुछ किया ही नहीं। और फिर ये हान का लंच बॉक्स खोलता है जो कि जिया ने उसके लिए लाई थी, और जैसे ही खाने जा रहा होता है तो हान इसे रोक देता है कि ये मेरा है। और फिर इतने में हान को असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि 6 साल पहले वाली लड़की के बारे में और भी कुछ क्लूज मिल गए। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर जिया को लेकर एक एंटीक शॉप के बाहर आई होती है और वो मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर ही किसी ने एक ऐसा स्टैचू खरीदा था जिसके अंदर एक जेड निकला था जो कि बहुत ही बिलियंस का है, और ऐसे अब वो अपनी मम्मी को अमीर करवा देगी। यही सोचकर शाओ जिया को बताती है कि कौन सी स्टैचू ये लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आए। फिर जैसे ये लोग स्टोर में जाते हैं तभी हम यहाँ पर लिन को देखते हैं। उसे यहाँ पर एक बंदा वही जेड पेंडेंट की कॉपी दे देता है जो कि हान ने जिया को दिया था, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अच्छा मैंने असिस्टेंट पे नज़र रखी थी तभी मुझे पता लग गया कि 6 साल पहले वाली उस लड़की को हान ने कोई जेल पेंडेंट दिया था, और अब मैं वो लड़की बनने का प्रिटेंड करूँगी जिससे हान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और फिर हम देखते हैं कि जिया शाओ के साथ यहाँ स्टोर में एक स्टैचू खरीदने की बात करती है, और वो स्टैचू के नीचे ही देखते ही समझ जाती है कि ये फेक है। और ये अंकल तो सोच रहा होता है कि वो ये बेकार स्टैचू इन लोगों को बेचकर बहुत ज़्यादा ही पैसे लूट लेगा। इतने में हम देखते हैं कि लिन यहाँ से गुजरते हुए जिया को देख लेती है कि वो स्टैचू खरीद रही है, तो वो यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस स्टैचू को खरीदने की बात कर लेती है ताकि ये जिया को ना मिले। तो वो अंकल भी उसे ठगते हुए और भी ज़्यादा पैसे मांगने लगता है। फिर जिया भी यहाँ पर एक स्टैचू को पसंद करके उसकी पेमेंट करने के लिए एक कार्ड देती है जो कि हान का कार्ड होता है, और लिन इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और जिया से कहने लगती है कि हान का कार्ड उसके पास कैसे, क्या उसने चुराई हुई है। इतने में हान अपने असिस्टेंट के साथ यहीं पर ही आ जाता है और वो लिन को बताता है कि उसने ही जिया को अपना कार्ड दिया था। और फिर हान जिया से कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए दिया था, पर तुम यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर रही हो। फिर इतने में हान का फ्रेंड कार्ड को स्वाइप करके पता करवा लेता है कि उसके अंदर तो पूरे 2 मिलियन है। ये सुनकर जिया तो शॉक हो जाती है कि ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए उसने इसे 2 मिलियन का कार्ड दिया था, इतना ज़्यादा। फिर लिन ने जो महंगी स्टैचू खरीदी थी वो हान को देने लगती है और कहती है कि तुम अपने घर पे डेकोरेशन के लिए लेके जा सकते हो मेरी तरफ से गिफ्ट। तो हान मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, और फिर वो यहाँ से जिया को लेके जाने लगता है। तो लिन तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो भी यहाँ से चली जाती है। और फिर शाओ शॉप वाले अंकल से दूसरी स्टैचू खरीदने की बात करती है, तो वो कहता है कि बच्ची तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, तुम कुछ भी खरीद सकती हो। तो शाओ यहाँ पर एक स्टैचू पसंद करती है और कहती है कि अंकल मुझे ये चाहिए, तो फिर वो उसे पैसों में बेच देता है। और फिर शाओ जल्दी से बाहर आते हुए जिया को बताने लगती है कि मम्मी देखो मैंने क्या खरीदी हूँ। तभी इतने में वो नीचे गिर जाती है और वो स्टैचू फूट कर उसके अंदर से जेड बाहर आ जाता है, जिसे एक आदमी उठाकर बताने लगता है कि ये कितना महंगा जेड है और ये पूरे 1 बिलियन का है जो कि वो इन लोगों से खरीदना चाहता है। और वो तुरंत ही जिया को इसके पैसे दे देता है और जिया के पास अब 1 बिलियन आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं और तभी हान अपने असिस्टेंट को इशारा करता है बोलने के लिए। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस तो खुद तो बोलते नहीं है और मुझे बीच का मिडिल मैन बना के रखे। फिर वो जिया से कहता है कि अब आपके पास तो 1 बिलियन आ चुका है और अब आप फाइनेंशियली फ्री हो चुकी हैं, तो क्या फिर भी आप ये जॉब कंटिन्यू करने वाली हैं। तो इस पर हान कहने लगता है कि मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि एडवांस में अगर तुम बता दोगी तो मैं किसी और को हायर कर लूँगा। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स मैं कंटिन्यू रखूँगी, ये पैसे तो मैं शाओ के लिए रखना चाहती हूँ, उसके लिए सेव करके। तो शाओ कहने लग जाती है कि मम्मी आपको मेरे लिए सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हैं। पर जिया कहती है कि नहीं, और वो हान से बताने लग जाती है कि वो अपनी दोनों जॉब कंटिन्यू रखना चाहती है। फिर इतने में हान के पास लेन आ जाती है और वो उसे बताने लगती है कि वो उसके साथ बर्थडे गिफ्ट देखने के लिए कार में चले। हान मना करने लगता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम मेरे फियांसी हो, तो कम से कम इतना तो मान ही लो कि तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तो इसी नाते चलो। फिर हान जिया से कहता है कि तुम जाओ मैं आता हूँ। और फिर हान लिन के साथ यहाँ पर उसकी कार के पास आता है और वो उसे उसका गिफ्ट देने लगती है जो कि एक वॉच है। और तभी इतने में एक पेपर नीचे गिरता है जो कि वही जेड का होता है
और ये देख कर ये कहता है कि ये जेड पेंडेंट तुम्हारे पास है। तो फिर ये बताने लगती है कि तुमने ही मुझे दिया था। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जिया शाओ के साथ यहाँ से जा रही होती है, तभी वो अपने सामने ही हान की कार में लिन को जाते हुए देखती है कि वो उसके साथ कितना क्लोज है। तो ये सोचती है कि वैसे भी वो दोनों इंगेज्ड कपल है, तो साथ में तो रहेंगे ही, तो आखिर मुझे उन दोनों को साथ देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर शाओ जिया से कहती है कि मम्मी आप क्या सोच रही है, हम लोग चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हान तो लिन को दूर करता है और उससे पूछता है कि अगर सच में वो 6 साल पहले वाली लड़की है तो इतने सालों तक उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताई थी। तो वो कहती है कि तुम तो पहले से मेरे फियांसी थे, तो मुझे लगा था कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर डिनर के टाइम पर जिया और शाओ हान का इंतज़ार कर रहे होते हैं और अस्टिन आकर बताता है कि हान को काम है तो वो यहाँ पर नहीं आने वाला। तो ये सुनकर जिया अपसेट होती है। दूसरी तरफ हान लिन के साथ डिनर करने जा रहा होता है और तभी वो आकर उसे टच करने लगती है, तो ये जल्दी से उसे दूर कर देता है। तो फिर ये कहने लगती है कि 6 साल पहले जो हुआ था वो काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्यों ना हम लोग फिर से ट्राई करें ताकि तुम्हें सब याद आ जाए। इस पर हान गुस्सा हो जाता है कि मुझे अब ये सब नहीं करना है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जब हान घर आता है तो जिया उसे पूछती है कि वो एंटीक शॉप के बाहर उसे कुछ कहना चाहता था, तो कहता है कि कुछ नहीं। फिर जिया अपने सोने के लिए रूम में चली जाती है और ये सोचता है कि मुझे वो 6 साल पहले वाली लड़की ऐसा क्यों लगता है कि ये है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया हान का लंच बॉक्स लेने के लिए आई होती है और तभी लिन भी यहाँ पर जेड पेंडेंट लेकर हान को दिखाने के लिए पहुँचती है। पर इतने में जैसी वो यहाँ जिया को देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसका लाया हुआ लंच बॉक्स भी फेंक देती है और उसे काफ़ी चिल्लाने लगती है। तो जिया भी इसकी अब सेक ही नहीं लेती है और उल्टा वो उसे ही डांटती है और उसे सारी गिरी हुई खाने को उठाने के लिए बोलती है। फिर जैसे हान को यहाँ पता लगता है कि लिन भी यहाँ पर आई है तो वो डर जाता है कि कहीं वो जिया को परेशान ना करे। पर जैसे लिफ्ट ओपन होती है तो वो देखता है कि लिन नीचे से खाना उठा रही होती है और फिर वो जल्दी से हान को बताने लग जाती है कि ये मुझे बुली कर रही है, इसे यहाँ से निकाल दो। तो फिर जिया इसे बताती है कि इसने तुम्हारा लंच बॉक्स गिराई है तो अब तुम इससे डील करो और वो चली जाती है। फिर हान लिन को चिल्लाता है कि तुम मेरे साथ ये सब एक्टिंग मत करो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमने जो मुझे जेड पेंडेंट भी दिखाई हो ना वो भी फेक है और तुम वो लड़की हो ही नहीं। और फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलकर लिन को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद जब जिया घर आती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी क्योंकि हान की लाइफ में पहले से कोई है। फिर वो अपनी बेटी शाओ से कहती है कि मैंने अपना सामान पैक कर लिया तो हम लोग अब लोग कहीं और रहने के लिए जाएंगे। तो फिर शाओ भी मान जाती है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेटर मैन ढूंढूंगी और अब तो हमारे पास पैसे भी है, हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। फिर जैसे ही हान घर पे आता है तो वो जिया से पूछने लगता है कि वो कहाँ पर जा रही है। तो बताती है कि मैंने अपना रिजाइनेशन लेटर भी रख दी हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो कहता है कि नहीं, मैं अप्रूव नहीं कर रहा हूँ। तो जिया कहती है कि मुझे तुम्हारे परमिशन की ज़रूरत नहीं और वो शाओ को यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिया और शाओ जैसे रोड पर आते हैं तो यहाँ पर वही एम्प्लॉय इन लोग को कार से मारने वाली होती है। पर इतने में हान जल्दी से आकर जिया को बचाने के लिए आ जाता है और शाओ की मैजिक पावर की वजह से वो कार इन लोग को हिट नहीं कर पाती है। और फिर जिया हान से कहने लगती है कि आखिर तुम अपनी जान से रिस्क में कैसे डाल सकते थे, तुम्हें कुछ हो जाता तो वो कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र तुम्हारी थी। और फिर वो जिया को किस करने लग जाता है पर फिर वो उसे दूर कर देती है और कहती है कि अब उसने भी उसकी जान बचाया और पहले उसने उसकी जान बचाई थी तो अब उन दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। ऐसा बोलकर वो शाओ को लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर हान अपसेट होकर अपने फ्रेंड को इस बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे पहले वो 6 साल पहले वाली लड़की को ढूंढ रहा था लेकिन अब वो जिया को लाइक करने लग गया है। फिर हम देखते हैं कि जिया जहाँ पे रेंट पे रहने के लिए जाती है वहाँ पर हान भी उसका नेबर बन के रहने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ लिन अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें जिया के बारे में कंप्लेन करती है कि कैसे वो हान को सेड्यूस करके उसे छीनना चाहती है। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो और वो जाकर जिया को काफ़ी सारे पैसे का चेक देते हुए उसे हान से दूर करवाना चाह रही होती है। पर जिया कह देती है कि सब कोई पैसे में बिकने वाले लोग नहीं रहते और मैं तो उनमें से नहीं हूँ। फिर इतने में लिन का भाई यहाँ पर आ जाता है और वो जिया की साइड लेते हुए अपनी मॉम से कहता है कि उन्होंने सिस्टर को काफ़ी बिगाड़ दी है इसलिए वो लिन की गलत चीज़ों में उसका साइड नहीं लेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया को शाओ की स्कूल से कॉल आती है कि उसकी वहाँ पर फाइटिंग हो गई है। फिर जिया जैसी वहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर हान भी पहुँच जाता है शाओ की फिक्र करते हुए और ये दोनों यहाँ पर शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँचते हैं। और दूसरे बच्चे की तरफ से लिन होती है जो कि शाओ के ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रही होती है। तो जिया उसे काफ़ी चीज़ें सुनाती है और फिर वो उसके ही सामने हान को जाकर किस करने लगती है और उसे दिखाती है कि वो उसके लिए उसे फाइट कर रही है ना, तो वो भी अब हार नहीं मानेगी। फिर लिन का भाई उसे लेकर यहाँ से चला जाता है और फिर ये देखकर जिया हान से दूर होती है। पर फिर हान तो फिर से जिया को किस करने लगता है। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं पर शाओ जल्दी से जिया को घर में लेकर हान को बाहर करके दरवाज़ा बंद कर लेती है और उससे अभी भी गुस्सा होती है कि वो इतनी आसानी से उन्हें माफ़ नहीं करेगी। फिर रात में हान के घर पे पानी नहीं आ रहा होता है तो वो जिया के घर पे शावर लेने आ जाता है और तभी यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों ही उठते हैं तो साथ में बहुत ही खुश होते हैं। इतने में यहाँ पर शाओ आने लगती है तो वो जल्दी से हान को बेड के नीचे छुपना पड़ता है और शाओ यहाँ पर अपनी और चैन की फ़ोटो लेकर आई होती है, यानी कि लिन के भाई की। और वो जिया को बताने लगती है कि उसकी और अंकल चैन की फीचर्स बिल्कुल सिमिलर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसकी बेटी है। हान भी ये सुन लेता है और फिर वो कंपनी में आने के बाद इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है अपने असिस्टेंट से। और फिर वो कह देता है कि चाहे जो भी शाओ का डैड हो वो इतनी आसानी से जिया पर गिव अप नहीं करेगा। और फिर ये सभी कंपनी की तरफ से कोई मीटिंग में गए होते हैं और यहाँ पर ये लोग लिन के साथ मिलकर जिया की बेइज्जती करने के कोई प्लान बनाए होते हैं। पर फिर तभी यहाँ पर लिन की पोल खुल जाती है और सभी को उल्टा पता लग जाता है कि वो असल में अपनी फैमिली की रियल डॉटर नहीं है, बल्कि जिया सू फैमिली की डॉटर है और वो तो उल्टा मेड की बेटी है, जो कि धोखे से उसे सू फैमिली की बेटी बना के रखी होती है। और यानी कि लिन की जो मॉम है वो उसकी मॉम नहीं बल्कि जिया की मॉम है। जैसे उन्हें ये पता लगता है तो उन्हें काफ़ी अफसोस होता है कि उन्होंने लिन के कहने पर जिया को परेशान करी थी, जो कि उनकी सगी बेटी है। फिर लिन की जो असल मॉमी यानी कि ये मेड ये यहाँ पर शाओ को पकड़ लेती है कि आखिर ऐसे कैसे उसकी बेटी का सब खराब हुआ तो वो दूसरों को अच्छे से रहने देगी। और फिर शाओ को चोट लग जाती है तो ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर डॉक्टर बताता है कि उसे ब्लड की ज़रूरत है। फिर हान का ब्लड सेम होता है तो इसलिए वो ब्लड देने की बात करता है, पर फिर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो शाओ को अपना ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि उसका ब्लड रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो असल में उसकी बेटी है। फिर ये जानने के बाद जिया और हान तो खुश जाते हैं कि 6 साल पहले वाले वो दोनों ही थे। और फिर यहाँ पर शाओ के लिए दूसरे ब्लड का इंतज़ाम हो जाता है और वो सेफ़ हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो यहाँ पर जिया की मॉम उससे भी माफ़ी मांगती है और शाओ से भी। तो फिर जिया भी अपनी मॉम को माफ़ करती है और शाओ भी मान जाती है कि वो ग्रैंडमा को एक चांस देने के लिए रेडी है। और फिर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।